का हमारे विद्यासागर कोचिंग में स्वागत है। और मैं बहुत दिनों के बाद लगभग बीच में वीडियो बहुत अपसेट कर रहा था, और क्योंकि अपसेट का कारण यह था कि काफ़ी व्यस्तता बढ़ जाने के कारण से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। तो मेरा कोशिश ये रहेगा कि मैं प्रतिदिन आपको कोई एक विज्ञान का टॉपिक और कोशिश करूँगा कि क्लास 9 और 10 के बच्चों को विज्ञान का एक टॉपिक आपको मिलता रहे। तो हम कोशिश करेंगे कि पहले जो क्लास 9 का है तो सीक्वेंस में बायोलॉजी का जो टॉपिक होगा उसे मैं क्लियर कर दूँ। और ये ऐसा नहीं कि जो क्लास 9 का है तो क्लास 9 के बच्चों के लिए अनिवार्य है। ये आप क्लास 9 के हों या आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम का अगर आप प्रिपरेशन करते होंगे उसके लिए भी ये कंपलसरी ही होता है, ठीक है। तो और अधिकतर भी मतलब कि मैं भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम का प्रिपरेशन मतलब कि एग्ज़ाम में बैठा हूँ तो अधिकतर डायरेक्टर क्वेश्चन इससे मिल जाता है। तो मैं ये कोचिंग मतलब कि मैं कोशिश करूँगा कि आपको जितना आसान से आसान भाषा में एक्सप्लेन कर दूँ। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर नहीं अच्छा लगता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, और इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि आपको मतलब कि लाइक करना है। और नहीं तो आप लाइक कीजिए या सब्सक्राइब कीजिए ना कीजिए, लेकिन वीडियो आप देख लीजिए। अगर आपको उससे कुछ भी लाभ मिले तो ये मेरे लिए अच्छी बात होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है हम लोग का टॉपिक, जैसे कि जीवन की मौलिक इकाई। तो हम लोग जानते हैं कि जैसे कि जीवन की मौलिक इकाई अगर हम बात करते हैं तो अगर हम लोग जीवन की जैसे मौलिक इकाई यानी कि हम लोग जीवन क्या शरीर, तो शरीर की जो सूक्ष्म इकाई होती है कोशिका होती है। क्या होती है? कोशिका। तो जिस तरह से अगर हम बात करते हैं कि हम लोग का घर किससे बनता है, तो घर बनता है ईटा से। ईटा से बनता है, ईटा से बनता है दीवार। ईटा से क्या बनता है? दीवार। और दीवार से बनता है कमरा। दीवार से बनता है कमरा। देखिए एक आपसे घर का अगर बनेगा कमरा और कमरा से बनेगा घर, कमरा से बनेगा घर, तो हमें क्या जाना है कि ईटा, ईटा से दीवार, दीवार से कमरा, कमरा से घर बनता है। तो इस तरह से अगर हम बात करें हम लोग का शरीर का, तो शरीर की बात करते हैं, शरीर से अगर बात करते हैं तो सबसे पहले शरीर बनेगा कोशिका से। शरीर की सूक्ष्म इकाई क्या होती है? कोशिका। क्या होती है? कोशिका। अगर हम बात करें कोशिका, तो कोशिका जब एक से कोशिका जब मिलती है तो बनता है ऊतक। क्या बनता है? ऊतक। और जब ऊतक जब मिलता है तो बनता है अंग। क्या बनता है? अंग। और जब अंग जब आपस में जब मिल जाते हैं तो बनता है शरीर। क्या बनता है? शरीर। तो इस तरह से हम लोग इसके बारे में आगे के इसी टॉपिक के बारे में चलेंगे, चर्चा करेंगे। और आज हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। क्या पढ़ेंगे? कोशिका के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए ऐसे सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे, और जैसे कि क्वेश्चन बड़ा करता है आपको साफ साफ जैसे माने कि ये क्वेश्चन जैसे कि क्या गया है कि सजीव किससे बने होते हैं, सजीव किससे बने होते हैं। तो अगर हम बात करें कि सजीव किससे बने होते हैं तो अभी मैंने क्या बताया कि सजीव जो होते हैं वो कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिका का मतलब होता है कि सूक्ष्म इकाई, यानी कोई भी सही सूक्ष्म इकाई वो कोशिका कहलाती है। अब जैसे कि हमने क्या बताया आपकी कि कोशिका जीवन की सबसे मूलभूत इकाई है। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कि हम बात करते हैं कि एक घर छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बनता है, तो ठीक वैसे ही सजीव, चाहे वो इंसान हो, जानवर या पेड़ पौधे, चाहे वो इंसान हो, जानवर या पेड़ पौधे, ये सभी इन्हीं नन्ही कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। चाहे हमने क्या बताया, देखिए जिस तरह से हम लोग का घर ईंट से बन छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बना होता है, वैसे ही सजीव हो, चाहे वो इंसान, सजीव में क्या होता है? इंसान हो, जानवर या पेड़ पौधे, यानी सजीव की बात आई इसमें जान होता है, चाहे वो इंसान, जानवर, पेड़ पौधे हो, वो सभी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यानी कि शरीर की सूक्ष्म इकाई को भी कोशिका कहता है। कुछ सजीव तो सिर्फ एक कोशिका से बने होते हैं, ठीक है, जिसे एक कोशिकीय कहते हैं। यानी कि एक कोशिका से बने होने के कारण इसे एक कोशिकीय क्या कहते हैं? एक कोशिकीय कहते हैं। और जिनका शरीर अगर बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उन्हें बहुकोशिकीय बोलते हैं। अब देखिए जबकि हम इंसान और जैसे सजीव अरब खरब कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। हर कोशिकाओं में अपने आप बहुत सारे काम कर सकती है। जैसे कि अगर हम बात करें हर एक सेल अपने आप में बहुत सारा काम कर सकती है, और हम लोग का जो होता है वो अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और जो हर एक कोशिका होती है अपने आप में बहुत सारा काम कर सकती है, जैसे खाना पचाना, ऊर्जा बनाना, बढ़ना, ये सभी कोशिकाएं मिलकर ही करती है। या फिर हम कहें कि किसी भी सजीव को जीवित रखती है। अब उसके सारे
काम करवाती है। अब अगर हम बात करें तो कोशिका क्या होती है, शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। यानी कि शरीर की, अगर हमसे बोलेगा कि शरीर की सबसे छोटी और संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई जो होती है, ये क्या होता है, तो ये होता है कोशिका। और इसे जीवन की मूलभूत इकाई, जिसका अर्थ होता है कि कोई भी जीव कोशिका के बिना स्वतंत्र रूप से जीवित नहीं रहता। यानी कि कोशिका एक ऐसा मतलब कि सूक्ष्म भाग होता है जिसके बिना हम किसी भी जीव वस्तु के जीवन का कल्पना नहीं कर सकते। अब अगर हम बात करें कि कोशिका की जो खोज सूक्ष्मदर्शी की बात हुई थी, यानी सूक्ष्मदर्शी की खोज से पहले कोशिका को देखना असंभव था। सूक्ष्मदर्शी की खोज से पूर्व कोशिका को देखना असंभव था। अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले मृत कोशिका, यानी कि मृत कोशिका की खोज अगर हम बात करते हैं, कोशिका दो प्रकार की थी, एक थी मृत कोशिका, तो मृत कोशिका की खोज 1665 में किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। लेकिन अगर हम बात करते हैं जीवित कोशिका की, तो जीवित कोशिका की बात करते हैं तो 1674 में ल्यूवेन हॉक ने किया था। किसने किया था, ल्यूवेन हॉक। तो इसी की बात करें, इसे मान लीजिए यहाँ पे रॉबर्ट हुक, तो मृत कोशिका कोई मर जाएगी तो फंसाने के लिए क्या करेंगे, हुक का प्रयोग करेंगे, तो ये रॉबर्ट हुक। और ल्यूवेन जीवित, यानी जीवित का बनेगा लाइव बने जो जीवित रहता है, तो ल्यूवेन हुक। ठीक है, इसकी बात में फिर हमारे बोले तो यही बात देखिए इसमें लिखा गया है। क्या लिखा गया कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा कॉर्क, यानी एक पदार्थ है जो वृक्ष की साल से प्राप्त होता है, के टुकड़े में मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना देखी, जो कि मृत कोशिका है। मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना देखी जो कि क्या, मृत कोशिका थी। और किसी जेल की कोठरियों के से समानता होने के आधार पर इसे सेलुला कहा गया। बाद में यही नाम बदलकर कोशिका या सेल कहा गया। यानी कि अगर इसे की बात करें तो रॉबर्ट हुक ने सूक्ष्मदर्शी की मदद से एक पदार्थ देखा जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। ठीक है, कॉर्क, यानी कॉर्क देखा, और कॉर्क के टुकड़े में मधुमक्खी के छत्ते के समान जैसी संरचना देखी जो कि मृत कोशिकाएं थी। और किसी जेल की कोठरियों में के समानता होने के आधार पर इन्हें सेलुला मैंने जेल, बाद में इन्हें कोई सेल नाम दे दिया गया। अब हम लोग इसके बाद थोड़ा सा आगे इधर की ओर बढ़ते हैं, क्या देखिए, अब कोशिका की मूलभूत विशेषताएं, कोशिका कुछ विशेषताएं होती है ये। अगर इसे बात करें तो ये स्वतंत्र रूप से गुणन करने की क्षमता होती है। गुणन करने की क्षमता के मतलब कि गुणन कहते हैं 1 का 2, 2 का 4, 4 का 16, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, मतलब इस तरह से गुणन, या 16 का 256, इस तरह से में गाली होती है। इसमें अनुवांशिक सूचना, यानी कि कोई भी DNA वगैरह जानकारी इसे में निहित होती है। अब हम बात करते हैं, ये स्वतः जीवन जीने हेतु सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को पूर्ण कर सकती है। यानी जीवन जीने के लिए जितने भी आवश्यक प्रक्रिया होती है इसे पूर्ण कर सकती है। ये समान रासायनिक संगठन तथा उपापचय क्रियाएं दर्शाती है। अब हम बात करते हैं विभिन्न जीवों के कोशिकीय संगठन, यानी विभिन्न जीवों के कोशिकीय संगठन किस प्रकार के होते हैं, यानी इसको बोलेंगे सेलुलर कंपोजिशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म, इसकी बात करते हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि विभिन्न जीवों में उपस्थित कोशिकाओं की संख्या के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो ये 3 प्रकार होते हैं। जैसे जिस जीव का शरीर अगर एक कोशिका का बना होता है उसे एक कोशिकीय बोलते हैं, अनेक कोशिका का बना होता है बहुकोशिकीय बोलते हैं। ठीक है, तो आगे के बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे है एक कोशिकीय, देखिए अब संपूर्ण जीव मात्र एक कोशिका का बना होता है। क्या होता है, एक कोशिका, इसे हम बोलते हैं ऐसे प्रोकैरियोटिक। तो क्या होता है, प्रोकैरियोटिक, यानी एक कोश के जीवों में श्रम विभाजन नहीं पाया जाता है, किंतु यूकैरियोटिक, यानी यूकैरियोटिक मैंने बाद में, इसमें जीवों की कोशिकाओं में देखा जा सकता है। जैसे कि उदाहरण की बात करते हैं, अमीबा, क्लैमाइडोमोनास, पैरामीशियम जीवाणु, ये एक कोश के जीव में आते हैं। यानी कि सब किस में आते हैं, अगर हम बात करते हैं कि जैसे कि ये बात करते हैं यहाँ सब मिलते हैं, और ये जिसे हम बात करते हैं, ये सब जितने भी हमने सर्वे कर दिए, ये सब जो आते हैं, ये सब एक कोशिकीय जीव में आते हैं। किसमें आते हैं, एक कोशिकीय जीव में आएंगे। किसमें आएंगे, एक कोशिकीय जीव में आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे अब जैसे कि बात करें बहुकोशिकीय, तो बहुकोशिकीय में क्या होगा कि शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं, यानी ऐसे जीव जिनके शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है जो विभिन्न शारीरिक भागों में निर्माण हेतु विभिन्न कार्य करती है। सभी कोशिकाएं शरीर के विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु विशेषीकृत
होती है, यानी कि जिसमें कोशिकाएं बहुत सारी होती है और सभी कोशिकाएं अपना अपना काम करती है, यानी बढ़ती रहती है, जिसके कारण एक कोशिका व कोशिकाओं के समूह में सर्वविभाजन पाया जाता है। जैसे कि कवक, पादप, जंतु, मानव, हम लोगों में भी कोशिकाएं होती है, सब कोशिका का अलग अलग काम होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे देखिए ये कवक वगैरह है। अब देखिए प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव अपने जीवन का आरंभ एकल कोशिका अर्थात युग्मन से करता है। प्रत्येक जीव जो होती है, प्रत्येक जीव अपने जीवन का आरंभ एकल कोशिका अर्थात युग्मन से करता है, जो विभाजित होकर यानी एक युग्मन रहता है जो बढ़कर अनेक कोशिकाएं बनाता है। इस प्रकार प्रत्येक कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होता है, यानी हम कह सकते हैं कि जितनी भी कोशिका का जन्म होता है वो पहले से कोशिकाओं से होता है। अब आगे की बात करते हैं आवर्धक लेंस के आविष्कार के कारण, यानी आवर्धक लेंस के आविष्कार के कारण ही एक कोशिकीय सूक्ष्मदर्शी जीवों की खोज संभव हुई। आवर्धक लेंस के आविष्कार के कारण ही एक कोशिकीय सूक्ष्मदर्शी जीवों को, एक कोशिकीय मतलब जिसका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है, सूक्ष्मदर्शी यानी कि जो सूक्ष्मदर्शी जीवों की खोज संभव हो। अब देखिए सूक्ष्मदर्शी की बात करते हैं तो ये देखिए आप सूक्ष्मदर्शी कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई देगा। देखिए सूक्ष्मदर्शी जो होते हैं ये उच्च आवर्धन क्षमता वाले उपकरण होते हैं जिनका उपयोग अत्यंत छोटी वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है, यानी वैसी वस्तु जिन्हें हम अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते उन वस्तु को देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। सूक्ष्म का मतलब छोटा, दर्शी माने देखना, तो छोटे वस्तु को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। जैसे कि कोशिका सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक कोशिका के आकार को 300 से 1500 गुना आवर्धित किया जाता है। 300 से 1500 गुना आवर्धित किया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर हम इसको जैसे कोई कोशिका होता है जिसे हम कहते हैं तो वो 1 सेंटीमीटर का है, तो 1 सेंटीमीटर का है तो हम उसे 300 सेंटीमीटर कर सकते हैं, यानी देखेंगे तो 300 सेंटीमीटर यानी कि लगभग 3 मीटर के आसपास का लगेगा, तो दिखाई दे देगा आसान से, यानी छोटा को बड़ा कर देंगे। और एक साधारण सूक्ष्मदर्शी जिसका प्रयोग प्रायः विद्यालयों में किया जाता है। एक साधारण सूक्ष्मदर्शी होता है जनरली माइक्रोस्कोप, जिसका प्रयोग विद्यालय में किया जाता है वह संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। किसे कहते हैं? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें प्रतिबिंब हेतु प्रकाश का प्रयोग करते हैं। प्रतिबिंब हेतु किसका प्रयोग करते हैं? इसमें प्रतिबिंब हेतु प्रकाश का प्रयोग होता है, अतः इसे प्रकाश सूक्ष्मदर्शी भी कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा कोशिका की सूक्ष्म संरचनाओं को कई लाख गुना बड़ा करके देखा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन की जो सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कोशिका की सूक्ष्म संरचनाओं को कई लाख गुना बड़ा करके देखा जा सकता है। ठीक, इसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए इसके बाद फिर हम लोग क्या देखते हैं, फिर देखिए यहाँ पे क्या है, अब कोशिका का आकार। तो यहाँ पे देखिए कोशिका का आकार हमें देखने को मिल जाएगा और इसके बारे में हम लोग आगे की जानकारी में देखेंगे। जैसे कोशिका का आकार मुख्यतः कोशिका कार्य करने की क्षमता से संबंधित है। जैसे इसलिए कोशिका का आकार एवं माप भिन्न भिन्न होता है, यानी सभी कोशिका का माप और आकार अलग अलग होता है। कुछ कोशिकाएँ जैसे कि हम बात करते हैं WBC और अमीबा अपने आकार परिवर्तन कर सकती है, यानी कुछ कोशिकाएं अपने आकार को बदल सकती है। जैसे कि लेकिन कुछ कोशिकाएं गोलाकार होती है, कुछ कोशिकाएं क्या होती है? गोलाकार होती है, किंतु इसका आकार बहुभुजीय होता है। जैसे आयताकार, बेलनाकार, नलिकाकार, स्तंभीय, घनाकार, बहुभुजीय, तस्तरीनुमा, ताराकार, द्विउत्तल, परवलयाकार, भालाकार इत्यादि, मतलब कि इस तरह के हो सकते हैं। अगर हम बात करें कि जिन जीवों के शरीर में कोशिका संख्या 1 तो एक कोशिकीय, अगर बहुत होगा तो बहुकोशिकीय होगा। जैसे एक कोशिकीय में उदाहरण होगा अमीबा और बहुकोशिकीय में हो जाएगा जीव जंतु, हम लोग आपको होंगे। अब उदाहरण की बात करें तो हृदय कोशिकीय, अगर हमारे हृदय पेशी जो है यहाँ कोशिका ताराकार होती है, क्या है? तारा के आकार की है। और हम लोग शुक्राणु कोशिका यानी मानव शुक्राणु की कोशिका जो होती है इस तरह की होती है। अगर हम बात करते हैं तो इस तरह की मानव शुक्राणु कोशिका इस तरह से होती है। एक मिनट, मानव शुक्राणु कोशिका अगर हम बात करते हैं, देखिए मानव शुक्राणु कोशिका इस तरह की यहाँ इस तरह से रहता है और इस तरह से अगर मान लें इस तरह से, फिर ये इस तरह से तर जाकर ये मानव शुक्राणु की कोशिका ये होती है भालाकार। देखिए भाला के शेप में हो गया। अगर हम स्तनी की करते हैं तो RBC द्विउत्तलीय होती है। क्या होती है? द्विउत्तलीय होती है। ठीक है, द्विउत्तलीय। उसके बाद चिकनी पेशी कोशिका तुर्क यानी तुर्क धुरी के आकार की होती है। अब कोशिका की माप यानी साइज ऑफ सेल, इसकी बात करते हैं। देखिए यहाँ पे कोशिका की माप, तो कोशिका क्या होती है? अत्यंत सूक्ष्म संरचना यानी बहुत छोटी होती है, जिसे नग्न आँखों से देखना असंभव होता है। जिसे नग्न आँखों से देख पाना क्या होता है? असंभव। जिन्हें नग्न आँखों से देख पाना असंभव होता है। उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे आगे की ओर बढ़ते जाते हैं और फिर यहाँ पे देखिए
आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ये है देखिए। अब इसे हम बात करें सुकेंद्रीय कोशिकाओं में माइकोप्लाज्मा। ये सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो माइकोप्लाज्मा की होती है। माइकोप्लाज्मा की कोशिका 1 माइक्रोमीटर होती है और सबसे न्यूनतम और शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा, यानी कि सबसे छोटी कोशिका किसकी, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा। कितना 18 सेंटीमीटर, कितना 18 सेंटीमीटर। और सबसे लंबी कोशिका जो होती है तंत्रिका तंत्र कोशिका। ये सब जितने भी इंपॉर्टेंट है आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा कि देखिए मांस से लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र कोशिका, सबसे न्यूनतम और छोटी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा की, इसकी लंबाई कितनी हो, 90 सेंटीमीटर तक हो सकती है। इसकी लंबाई 90 सेंटीमीटर तक हो सकती है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं यही तंत्रिका तंत्र होता है। ये क्या होता है, तंत्रिका तंत्र। पूरा दिखाने की देखिए ये तंत्रिका तंत्र क्या है। अगर हम बात करते हैं इसको तो जहाँ पे से बात करते हैं यहाँ पे, जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो इसको जो यहाँ पे है इसको ध्रुमिका बोलते हैं। यहाँ यानी कि ये जो है ध्रुमिका, और इस तरह को इसको जो यहाँ पे होता है इसको तंत्रिकाक्ष क्या बोलेंगे, तंत्रिकाक्ष। और ये तंत्रिका का अंतिम सिरा जो होता है, तंत्रिका का अंतिम सिरा, इसे क्या बोलते हैं, तंत्रिका का अंतिम सिरा। ये कोशिका यानी कि यहाँ पे जो कोशिका, और इसको बोलेंगे केंद्रक, यानी जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है, एक मिनट जो आपको दिखाई देता है यहाँ पे, इसको बोलेंगे केंद्रक। क्या बोलते हैं, केंद्रक। ठीक है, इसको केंद्रक बोलेंगे। उसके बाद यहाँ पे कोशिका का यानी कि कोशिका का कार्य। ठीक है, इस तरह से हम लोग आगे के बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे कोशिका के कार्य, यानी कोशिका का कार्य क्या होता है, फंक्शंस ऑफ सेल। फंक्शन ऑफ सेल की बात करते हैं तो देखिए आप पूरा एकदम रंगीन फिगर में आप देखिए समझ सकते हैं और देख सकते हैं। तो इसे क्या बात करते हैं, तो प्रत्येक जीवित कोशिका मूलभूत कार्यों को संपन्न करने की क्षमता होती है जो सजीवों की विशेषता होती है। कोशिकाओं का आकार व माप उन कार्यों पर निर्भर करते हैं। कोशिकाओं का आकार व माप उन कार्यों पर निर्भर करता है जिन्हें वे संपन्न कराती है। यानी कि जो वो कार्य करती है तो उनका आकार, अगर मान लीजिए बड़ा कार्य हो तो आकार बड़ा हो, छोटा कार्य छोटा आकार हो, तो उन पर निर्भर करती है। अब बहुकोशिकीय जीव जैसे कि मान लीजिए मानव जो होता है इन कार्यों को स्वयं विभाजन द्वारा संपन्न करते हैं। अर्थात मानव शरीर की विभिन्न कोशिकाएं विभिन्न भाग विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु विकसित होती है। यानी अलग अलग प्रकार की कोशिका अलग अलग प्रकार के कार्य को संपन्न करने के लिए विशेषीकृत होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं हृदय जो क्या होता है, ये रुधिर को पंप करता है। ये पंप करना मतलब कि आगे धक्का देना, तो ये पंप करता है। और आमाशय जैसे मान लीजिए कार्य भोजन पचाने के क्या होता है, रुधिर का काम क्या होता है, ये पंप करना होता है। और आमाशय का पंप में धक्का देना, पंप में धक्का देना। और आमाशय जो होता है भोजन के पाचन में सहायक होता है। अगर हम वृक्क करते हैं तो वृक्क मूत्र का निस्पंदन करता है। वृक्क जो होता है मूत्र को मतलब कि जो अनावश्यक होता है उसे हम लोग को निस्पंदन छानता है। ठीक है, जो अनावश्यक होता है उसे छान के मतलब कि जो हमारे लाभदायक जो अनश्री होता है, जो अनावश्यक जल की मात्रा होती है उसे वृक्क क्या करता है, अपोहन विधि द्वारा शुद्ध करके उसे मतलब कि बाहर फेंक देता है। अब किसी एकल कोशिका भी सरकार दिखाता है, यानी कि जो वैसी कोशिका जिसमें एक कोशिका होती है उसमें भी श्रम विभाजन देखा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ की ओर पढ़ेंगे। यहाँ पे आपके देखिए अब इसके बाद देखिए कोशिका है। अब यहाँ से बात करें कोशिका, तो ये देखिए कोशिका जो होती है जीव द्रव के साथ मिलकर जीवन की मूलभूत इकाई एवं कोशिका का निर्माण करते हैं। प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य, जैसे ये जितना भी कोशिका है विशेष कार्य पोषण, श्वसन, अपशिष्ट पदार्थों का पोषण मैंने जितना भी शरीर के पोषण मैंने महत्व को बढ़ावा देना, श्वसन यानी कि सांस लेने में, अपशिष्ट पदार्थों ऐसा पदार्थ जिसका कि हमारे शरीर के कोई लाभ ना हो, या जिस शरीर का कोई मतलब कि बेकार पदार्थ का निष्कासन या जनन को संपन्न करता है। ठीक है, ये कोशिकांग जो होता है ये जीव द्रव के साथ मिलकर जीवन की मूलभूत इकाई एवं कोशिका का निर्माण प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य से पोषण, श्वसन, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन या जनन को संपन्न करता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिकांग है जो कोश की स्वयं द्वारा ऊर्जा प्रदान करता है। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह कहते हैं। क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका का ऊर्जागृह। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहता है, कोशिका का ऊर्जागृह। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहता है, कोशिका का ऊर्जागृह। अब अगर हम बात करते हैं कि कोशिका की खोज किसने और कैसे की, तो अभी मैंने बात बताया था कि देखिए रॉबर्ट हुक ने 1665 में सरल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से सबसे पहले कोशिका का पता लगाया। उन्होंने कॉर्क की पतली काट के अवलोकन में पाया कि उसमें
छोटे छोटे प्रकोष्ठ छिद्र थे, जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसे थी। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे इस तरह के छिद्र थे, तो मधुमक्खी छत्ते के समान प्रतीत होती थी। और उन्होंने इन कोष्ठकों को, यानी जो छिद्र थे, उन्हें ही कोशिका कहा। अब अगर बात करते दूसरा क्वेश्चन क्या है कि कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। तो कोशिका में वे सभी भौतिक, रासायनिक एवं अनुवांशिक सूचनाएं संग्रहित होती है जो स्वतंत्र रूप से जीवित रहने के योग बनाती है। यानी कि कोशिकाएं में वे सभी भौतिक, रासायनिक एवं अनुवांशिक सूचनाएं संग्रहित होती है जो उसे स्वतंत्र रूप से जीवित रहने के योग बनाती है। यानी उसमें वे सभी गुण होते हैं जो एक व्यक्ति को या एक कोशिका को जीवित रहने के लिए, इसीलिए कोशिका को जीवन की मूल विधियाँ कहते हैं। अब कोशिका में जनन होता है, श्वसन होता है, पाचन होता है, उत्सर्जन होता है आदि सभी क्रियाएं संपन्न होती है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि जीवन की संपूर्ण जैविक क्रियाएं कोशिका में ही संपन्न होती है। इसलिए हम कहते हैं कि कोशिका ही जीवन की प्राथमिक संरचना है। कोशिका ही जीवन की क्या है? प्राथमिक संरचना है। और हम कह सकते हैं कि कोशिका जीवन की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई है। क्रियात्मक का मतलब फंक्शनल और संरचनात्मक मतलब स्ट्रक्चरल, यानी फंक्शनल एवं स्ट्रक्चरल यूनिट जो होता है वो कोशिका होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे कोशिका आखिर बनी किससे होती है, यानी कि व्हाट इज ए सेल मेड ऑफ। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। कोशिका का संरचना। अगर हम बात करते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी से देखने पर किसी कोशिका में मुख्यतः तीन भाग दिखाई पड़ता है। अगर हम नॉर्मल सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो किसी भी कोशिका में मुख्यतः 3 भाग दिखाई पड़ते हैं, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव। यानी सब सूक्ष्मदर्शी देखेंगे तो हमें किसी भी कोशिका में 3 भाग दिखाई देता है, जैसे प्लाज्मा झिल्ली हो गया, केंद्रक हो गया और कोशिका द्रव हो गया। तो इसकी हम बात करते हैं, अब समझाते हैं फिगर द्वारा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये जो मान लीजिए, अगर आपको दिखाना चाहते हैं किस तरह दिखाएं, हाँ यहाँ दिख रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे, तो अगर मान लीजिए ये, जैसे मान लीजिए ये है इसके बीच में अगर हो गया केंद्रक, और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये प्लाज्मा झिल्ली हो गया। क्या हो गया? बाहर में आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे जो देख रहे हैं ये प्लाज्मा झिल्ली, और यहाँ पे जो देख रहे हैं ये सभी जो है, ये सब जो है ये केंद्रक द्रव हो गया, ये सॉरी कोशिका द्रव हो गया। क्या हो गया? कोशिका द्रव। अगर यही चीज़ अगर केंद्रक के अंदर है तो केंद्र द्रव हो गया। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं, देखिए तो कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप तथा उसकी बाह्य वातावरण से पारस्परिक इन्हीं भागों का संभव होती है। यानी कि कोशिका के अंदर जो क्रिया होता है या बाहर जो क्रिया होता है, इन्हीं भागों का संभव होती है। अब उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली, इसके बारे में बात करें। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। अब अगर हम बात करते हैं तो ये कोशिका की बाहरी परत होती है जो कोशिकाओं के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। यानी कि अगर बात करते हैं बाहरी परत जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली, तो प्लाज्मा झिल्ली की बात करें तो ये कुछ विशेष पदार्थों को ही, यानी कि अगर बात करें तो ये कुछ विशेष पदार्थों को ही अंदर या बाहर कर देता है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम चौकीदार को, अगर घर के गेट के बाहर के चौकीदार को अगर हम चौकीदार रखते हैं घर के गेट के बाहर, तो वो क्या करता है? कुछ को आने देगा, कुछ को नहीं आने देगा, यानी कि वो जिसे जानेगा, जिससे हम परमिशन दें उसे आने देगा। तो यही है प्लाज्मा झिल्ली, कुछ विशेष पदार्थों को ही अंदर या बाहर प्रवेश करने देती है एवं अन्य पदार्थों की गति को रोकती है। इसीलिए कोशिका झिल्ली को अर्धपारगम या वर्णात्मक पारगम झिल्ली भी कहते हैं। ठीक, कौन झिल्ली कहते हैं? अर्धपारगम या वर्णात्मक पारगम झिल्ली कहते हैं। ठीक है, यानी प्लाज्मा झिल्ली को ही हम कहते हैं। देखिए प्लाज्मा झिल्ली क्या हुआ, तो ये कुछ विशेष पदार्थों को ही अंदर या बाहर प्रवेश करने देती है, यानी बाहर से अंदर आएगा या अंदर से बाहर आएगा, कुछ विशेष पदार्थ को, सबको नहीं कि मुँह उठा के आया चला गया। तो ये अन्य पदार्थों की गति को रोकती है, इसलिए कोशिका झिल्ली को अर्धपारगम या वर्णात्मक पारगम झिल्ली भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्लाज्मा झिल्ली जो होती है ये लचीली होती है और कार्बनिक अणु जैसे कि लिपिड या प्रोटीन की होती है। यानी कि हमसे क्वेश्चन पूछा प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, तो लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, तो लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, अगर हम मतलब प्लाज्मा झिल्ली को हम किसी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। प्लाज्मा झिल्ली को किसे देख पाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। उसके बाद प्लाज्मा झिल्ली के कार्य क्या होते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के कार्य की बात करते हैं तो यहाँ पे प्लाज्मा झिल्ली के यह कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करती है और यह कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करती है। यानी प्लाज्मा झिल्ली का काम होता है ये कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करती है
और कोशिकाओं को सुरक्षा और निश्चित सेप प्रदान करने का काम ये प्लाज्मा झिल्ली का ही होता है। अब उसके बाद हम लोग आगे के टॉपिक में बढ़ते हैं और यहाँ पे क्या है, चयनात्मक पारगम झिल्ली। यानी चयनात्मक पारगम झिल्ली यानी सेलेक्टिवली प्रिएबल, यानी होने के कारण यह चयनित या विशिष्ट आयनों या पदार्थों को अपने कोशिका के अंदर या बाहर प्रवेश करती है। यानी कि अगर मान लीजिए सेलेक्टिवली होने के कारण ये सबको नहीं, जो उसे चयन करती है या विशिष्ट आयनों या पदार्थों को कोशिका के अंदर या बाहर प्रवेश करने देती है। उसके बाद हम बात करते हैं झिल्ली या कला के पार परिवहन। यानी कि अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, यानी झिल्ली के पार कैसे होगा उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ से बात करें, जैसे कि अगर बात करें झिल्ली के पार परिवहन ऊर्जा के व्यय या बिना ऊर्जा के व्यय द्वारा होता है। यानी हम अगर सक्रिय परिवहन जिसमें ऊर्जा का व्यय हो और जिसके इसमें ऊर्जा परिवहन नहीं हो। यानी कि अगर हम बात करते हैं विसरण जो होती है एक धीमी प्रक्रिया होती है, इसमें ऊर्जा का व्यय नहीं होता। यानी एक वैसी प्रक्रिया इसमें ऊर्जा का व्यय नहीं होगा तो विसरण व्यय नहीं होता है। यह जीवन तंत्र पर निर्भर नहीं करती। अब यह वह प्रक्रिया है जिसमें द्रव, गैस तथा विलय के उनके अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर तब तक निष्क्रिय रूप से गति रहते हैं जब तक दोनों क्षेत्र में अणुओं की सांद्रता सामान्य हो जाती है। यानी कि अगर हम बात करें, देखिए, यानी द्रव हो गया, गैस हो गया, विलय के अणु अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले की ओर क्षेत्र। यानी मान यहाँ पे अगर हम बात करें, दो बातें बनाते हैं, यहाँ पे इसे करते हैं, यहाँ पे ये एक है और यहाँ पे एक ये है। तो यहाँ की सांद्रता क्या ज़्यादा है, यहाँ की हमारी सांद्रता ज़्यादा हो गया, यहाँ की सांद्रता ज़्यादा है और यहाँ कम है, यहाँ क्या कम है। तो ये इधर से इधर की ओर होगी, कब तक, जब तक कि दोनों बराबर ना हो जाए, तो दोनों क्या ना बराबर ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। विसरण गैस व द्रव में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है, जबकि ठोसों में विसरण कुछ अंश तक ही होता है। अगर हम बात करें, विसरण जो होता है गैस द्रव में स्पष्ट, यानी कि हम देख सकते हैं कि ये होती है, लेकिन अगर ठोस में ये कुछ अंश तक, यानी काफ़ी कम समय तक ये होता है, यानी काफ़ी कम देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए अगर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो ये कोशिका के भीतर उच्च सांद्रता में एकत्रित हो जाती है, यानी कोशिकीय अपशिष्ट पदार्थ जिसका निष्कासन आवश्यक है। अब बाह्य कोशिका में वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कोशिका के भीतर की अपेक्षा नहीं होती है। देखिए, बाहर में जो सांद्रता होती है भीतर की अपेक्षा नहीं होती, इसलिए भीतर से बाहर चला जाता है। क्या बोला, सांद्रता जहाँ ज़्यादा से कम क्यों जाएगा। उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। अब अतः सांद्रता में इस अंतर के कारण कार्बन डाइऑक्साइड विसरण द्वारा कोशिका से बाहर चली जाती है। इस प्रकार कोशिका के भीतर सांद्रता निम्न होती है तो ऑक्सीजन विसरण द्वारा, देखिए हम क्या बोले, सांद्रता जब भी होगा तो हाई टू लो, यानी कि उस से जाएगा। तो जब कोशिका के भीतर से सांद्रता निम्न होती है तो ऑक्सीजन विसरण द्वारा वायुमंडल से कोशिका के भीतर प्रवेश कर जाती है। अब गैसीय विनिमय के अतिरिक्त विसरण द्वारा जीवों के वातावरण से पोषण भी प्राप्त होता है। अब बात करते हैं प्रासरण द्वारा झिल्ली के पार परिवहन, यानी प्रासरण द्वारा किस तरह बात करते हैं। उसके बाद क्या है, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय ऑस्मोसिस को ही प्रासरण कहते हैं। अगर बात करें प्रासरण, तो प्रासरण भी एक विभिन्न प्रकार की विसरण प्रक्रिया, यानी इसमें भी फैलने का ही प्रक्रिया होता है। लेकिन इसमें जल एक अर्ध पारगम्य झिल्ली से पृथक होकर अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र में, यानी जो जल जो होता है अर्ध पारगम्य झिल्ली से पृथक होकर, अर्ध पारगम्य झिल्ली से अलग होकर ये अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले की ओर के विकसित होता है। अगर हम बात करें प्रासरण जो होता है हमेशा एक पारगम्य, प्रासरण की बात करें तो प्रासरण हमेशा एक पारगम्य या अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा होता है। प्रासरण एक पारगम्य या अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा होता है। अगर बात करें कोशिका कला के पार जल का परिवहन, कोशिका कला के पार, अगर मान लीजिए कोशिका झिल्ली के पार जल का परिवहन जल में घुलित पदार्थों की सांद्रता पर भी निर्भर करता है। किस पर, तो जो जल में जो सांद्रता घुली होती है उस पर भी ये निर्भर करता है। उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर बात करते हैं एक कोश की, तो एक कोश के स्वच्छित जलीय जीव व अधिकांश पादप कोशिकाएं प्रासरण द्वारा जल प्राप्त करते हैं। प्रासरण द्वारा जल प्राप्त करते हैं और प्रासरण में ऑस्मोसिस यानी कि फैलना, प्रासरण द्वारा जल प्राप्त करते हैं। अब पादप जो होता है मूल द्वारा जल का अवशोषण, लेकिन जो पेड़ पौधा जो होता है अपने जड़ के द्वारा जल का अवशोषण प्रासरण का ही उदाहरण है। प्रासरण की प्रक्रिया कोशिका को विभिन्न सांद्रता वाले विलयन में रख कर देखी जाती है। यानी प्रासरण की अगर प्रक्रिया को देखना होगा तो विभिन्न सांद्रता वाले विलयन में रख कर देख सकते हैं।
अब बात करते हैं अल्पराश्री विलयन, इसकी बात कैसे करें। देखिए, अगर हम बात करते हैं अल्पराश्री तो ऐसे विलयन इसमें सांद्रता, ऐसे विलयन इसमें क्या होता है कि सांद्रता कोशिका के विलयन की अपेक्षा कम होती है, यानी ऐसे विलयन की सांद्रता कोशिका के विलयन की अपेक्षा कम होती है, और ऐसे विलयन में कोशिका को रखने से जल कोशिका के अंदर प्रवेश करता है। यानी कि देखिए, हमने क्या बताया, हाइट लो, यानी एक ऐसा विलयन इसकी सांद्रता, एक ऐसा विलयन की सांद्रता कोशिका के विलयन की से कम होती है। एक ऐसा विलयन इसकी सांद्रता, सांद्रता मैंने क्या होता है, घना, तो ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता जो होती है कोशिका के विलयन से तनु मैंने पतला, सांद्रता मैंने मोटा कर लिया, ठीक है, तो कम होती है। तो कोशिका के विलयन से कम होती है, तो ऐसे विलयन में कोशिका को, ऐसे विलयन में अगर हम कोशिका को रखते हैं तो कोशिका को रखने से जल जो होती है कोशिका के अंदर प्रवेश करती है। तो मैं क्या सीखा कि जब भी प्राशन होगा तो उस सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होगा, तो कोशिका क्या होती है, फूल जाती है, और इस प्रक्रिया को अंतःप्राशन बोलते हैं। इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं, अंतःप्राशन बोलते हैं। फिर देखिए, समझिए इसको कैसे। मैंने क्या बोला कि मैंने बोला एक ऐसा विलयन इसकी सांद्रता, इसकी जो सांद्रता है कोशिका के विलयन की अपेक्षा कम है, देखिए सांद्रता जो है कोशिका के विलयन कम है। तो ऐसे विलयन में, अगर हम ऐसे विलयन में कोशिका को रखते हैं तो कोशिका के अंदर तो जल जो होता है कोशिका के अंदर प्रवेश करता है और कोशिका फूल जाती है, जिसकी सांद्रता कम होगी। ये सांद्रता क्या है, कोशिका के विलयन की अपेक्षा कम है, तो ये जल कोशिका के अंदर प्रवेश करता है और कोशिका फूल जाती है। इस वजह को अंतःप्राशन कहते हैं। फिर क्या है, समपराशरी विलयन, एक ऐसे विलयन है जिसकी सांद्रता समान होगी। जब समान होगी तो जब कोशिका ऐसे विलयन रखते हैं तो कोई आदान प्रदान नहीं होगा, कोई आदान प्रदान नहीं होगा। इसके फलस्वरूप कोशिका का आकार, जीव द्रव और कोशिका के भार में कोई नहीं होगा, यानी समप्राशन में पूर्ण तरह बराबर हो, कहीं से जा सकता है। अब अतिप्राशन, ऐसे विलयन इसकी सांद्रता कोशिका द्रव की सांद्रता से अधिक होती है, कोशिका द्रव की सांद्रता से। तो ऐसे अतः कोशिका इस विलयन में रखने से कोशिका के अंदर से जल बाहरी विलयन में प्रवेश करता है, कोशिका के अंदर से जल बाहरी विलयन में प्रवेश करता है, जिससे कोशिका निकलकर सिकुड़ जाती है। कोशिका क्या होती है, निकलकर सिकुड़ जाती है। इस प्रक्रिया को भी बायपास करते हैं। अब सेल वॉल, तो पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली के भी चारों तरफ एक दृढ़ व वृत्त सेलुलोज का बना आवरण होता है, इसे कोशिका भित्ति कहते हैं। ये अपेक्षाकृत एक स्वयात्मक परत होता है जो कोशिका को दृढ़ आकार प्रदान करता है। अब कोशिका भित्ति के कारण, देखिए कोशिका भित्ति दिखाई दे रहा है ना, सेल है, प्राइमरी वॉल, मिडिल लैमेलिया, सेकेंडरी वॉल। उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो उसके बाद जैसे कि हम बात करते हैं, यहाँ से आते हैं, तो जैसे कोशिका भित्ति, तो कोशिका भित्ति के कार्य से बात करते हैं। तो कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है, तो ये कोशिका भित्ति जो होती है जीवाणु, कवक एवं पादपों की कोशिकाओं को अल्पराशनी यानी हाइपोटोनिक, अल्पराशनी परिस्थितियों में बिना फटे जीवित रहने की क्षमता प्रदान करती है। अल्पराशनी माध्यम में कोशिका पराशरण द्वारा जल को ग्रहण कर अस्फीति दशा में आ जाती है या कोशिका भित्ति पर दबाव डालती है। कोशिका भित्ति क्या दबाव डालती है, कोशिका भित्ति भी अस्फीति कोशिका के विरुद्ध बराबर दबाव डालती है। अस्फीति कोशिका भी बराबर दबाव डालती है, जिससे कोशिका फटने से बच जाती है। भित्ति की उपस्थिति के कारण ही पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाएं की अपेक्षा आसपास के माध्यम के उच्च परिवर्तनों को सहन कर सकते हैं। यानी कि ये क्या होता है, जिसकी ज़्यादा सुरक्षा पर के लिए हमें डबल लेयर देता है और आसपास के उच्च परिवर्तनों को सहन कर सकती है। अब बात करते हैं, इसमें संकरे छिद्र होते हैं जिन्हें पिट्स कहते हैं। इन छिद्रों के द्वारा कोशिका द्रव के अत्यंत महीन तंतु जो कि प्लाज़ोडेस्माटा कहते हैं, इन छिद्रों के द्वारा कोशिका द्रव के अत्यंत महीन तंतु जो कि प्लाज़ोडेस्माटा कहते हैं कोशिका भित्ति के द्वारा बाहर निकल जाते हैं, कोशिका भित्ति द्वारा बाहर निकले रहते हैं। पादप कोशिका इन्हीं कोशिका द्रव्य माध्यम के द्वारा एक दूसरे के संपर्क में रहती है। अब बात करते हैं जीव द्रव्य कुंचन। तो जीव द्रव्य कुंचन एक प्रक्रिया है जिसमें जल कोशिका से बाहर निकल जाता है और पादप कोशिका की कोशिका झिल्ली सिकुड़कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाता है। यानी वे कहते रहता है, इसमें जल क्या होता है, कोशिका से बाहर निकल जाता है तब पादप कोशिका की कोशिका झिल्ली सिकुड़कर कोशिका से भित्ति से अलग हो जाती है। यह तब होता है जब कोशिका को अतिपराशरी घोल में रखा जाता है। ठीक है, अतिपराशरी घोल में रखा जाता है। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं
कोशिका का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग भाग क्या है? केंद्रक, जिसकी खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। प्रायः एक कोशिका में एक ही केंद्रक पाया जाता है, किंतु शैवाल क्लेडोफोरा में एक ज़्यादा केंद्रक पाया जाता है। अगर हम बात करें एक कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है, लेकिन शैवाल और क्लेडोफोरा में एक से ज़्यादा केंद्रक पाए जाते हैं। एक से ज़्यादा केंद्रक क्या होते हैं? पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे इससे यहाँ पे अगर बात करते हैं, ये कोशिका की सभी क्रियाविधि पर नियंत्रण रखता है, इसलिए इसे कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहते हैं। और आज तक इतना ही रखते हैं। कल हम पढ़ेंगे केंद्रक की संरचना, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आज के इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो शेयर कर देना ना भूलिएगा। धन्यवाद। कल केंद्रक के बारे में जानेंगे और अच्छी बातें।